नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर अड़ी का स्पेशल एडिशन। आज आप एक बार फिर देख रहे हैं देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी से, और वाराणसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों ये इतनी हाई प्रोफाइल है। देखिए, वाराणसी के बारे में एक चीज और बहुत खास है। आज ही के दिन 24 मई 1956 को इस शहर का नाम वाराणसी रखा गया था। वाराणसी में बीजेपी 2009 से जीत रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। तीसरी बार वो मैदान में है। अजय राय एक बार फिर से इंडिया गठबंधन से उनको चुनौती दे रहे हैं। बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया हुआ है। लेकिन हम वाराणसी की तो बात करेंगे ही, साथ ही आज हम बात करेंगे कि आखिर देश में एक बार फिर से चुनाव में हिंदू मुसलमान की एंट्री बार बार क्यों हो रही है। देखिए, दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि जो महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने आ रही हैं उनकी जांच की जाए। वो कह रहे हैं कि इससे बोगस वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है यानी, और इसको लेकर फिर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए। वो कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम महिलाओं के बारे में ही बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है। आज इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, आप उनका बयान सुनिए। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। लालू यादव जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, कांग्रेस जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, अब समय आ गया है कि सनातनी हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। आपने सुना गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बातें रही हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं वो आज कोई भी वादा उनका पूरा नहीं है। जहां महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर पहुंचा है बेरोजगारी, और फिर उनकी भाषा देखिए, उनकी भाषा बदल गई है। जो भाषण में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका चुनाव है। सब हार चुके हैं, इसलिए सब जो है जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में जॉब का ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। नफरत का ट्रेंड चल रहा है बीजेपी का, और हम लोगों का जॉब का ट्रेंड चल रहा है। तो बुरके का बहाना, ध्रुवीकरण, निशाना, देखिए इस पर भी बात करेंगे, वाराणसी पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन है बताता हूं। मेरे साथ अशोक पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर एक बार आइए आप सामने डाइस पर, एक बार तालियों से स्वागत करना चाहिए अशोक जी का। हमारे साथ यहां पर मनोज काका जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मनोज जी का। अनिल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से, अनिल जी का भी एक बार स्वागत हो। और सुभाष चंद्र मांझी जी हैं बीएसपी के लीडर, सुभाष जी आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं और चारों में आप देखिए 2 इंडिया गठबंधन से, एक एनडीए से और एक बीएसपी से। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा अशोक जी आपसे। अशोक जी, 5 चरण का चुनाव हो गया, उसके बाद आप लोगों को लग रहा है कि बुरके में जो महिलाएं हैं उनकी जांच होनी चाहिए? माइक पे बोलिए, माइक पे। ऐसी बात नहीं है। हर चरण में हमारे चरण 400 पार की तरफ जा रहे हैं। ऊपर करिए माइक। मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे बोगस वोटिंग रोकनी चाहिए, उसे सांप्रदायिकता से मत जोड़िए, उसकी एक व्यवस्था करनी चाहिए। अगर होता क्या है कि बुरके में एक ये सही है कि बुरका मुस्लिम बहनें पहनती हैं, लेकिन हम ही लोग हैं जिन लोगों ने इस मुल्क में उन्हीं बहनों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिलाने का काम किया। हमने तलाक 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 को हलाक करने का काम किया है। मुस्लिम बहनें को जो पैर की जूतियां समझने का काम करते थे, अब तलाक तलाक कह के तो कोई तो आधार होगा, कोई आपके पास केस स्टडी होगी, कोई तो आपके पास ऐसा कुछ सब्सटेंस होगा। क्यों कह रहे हैं आप ये लोग? देखिए, बोगस वोटिंग होती है। अब बुर्का पहन के एक बार दूसरा बुर्का बदल के तीसरा बुर्का, मेरा कहना है कि पुरुष जांच न करे, महिला ही जांच करे कि वो महिला है
कि नहीं, उसने वोट दिया है कि तो नहीं। चुनाव आयोग जांच नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हैं। निश्चित तौर पे चुनाव आयोग से हमने यही कहा है। हमने नहीं तो चुनाव किसी आयोग ऐसा कुछ कर बाहरी नहीं रहा। आदमी से नहीं कहा, हमने चुनाव आयोग से कहा है हाँ। कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इस तरह की आशंकाएं हैं तो उसका भी निदान होना चाहिए। ठीक है मनोज जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। आप लोग इसका क्या जवाब देंगे? ये कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, इंडिया गठबंधन पर इसका ये जिम्मा डाल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, बाबा साहब के दिए संविधान में और लोकतंत्र जो लोगों का तंत्र है उसमें कहीं भी इसको विश्वास नहीं रहता, चूँकि ये मनुवादी लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब ये मुल्क आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब लोग अपनी गर्दनें कटा रहे थे, तो इनके विचार के सिरोधार्य व्यक्ति अंग्रेज़ों से माफीनामे का चंदा लेके अपना जीवन जी रहे थे। इनको हिंदू मुसलमान हर बात में करना है, इसलिए करना है देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वैचारिकी गिरावट और संवेदना इतनी शून्य हो गई है उस नरेंद्र मोदी की, कि जो नरेंद्र मोदी अच्छे दिन की बात कहते हैं, अब वो इस भोली भाली जनता को ये बता रहे हैं कि आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके घर की बहुओं का, बेटियों का मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो 10 साल में अपने किसी भी जिम्मेदारी का एक जवाब न दे, 10 साल इस मुल्क के प्रधानमंत्री रहे आप, इस कोई भिखारी नहीं रहे आप, कोई फकीर नहीं रहे आप बताइए कि आपने कितना रोजगार दिया, आपने कितनी सड़कें बनाई, आपने बेटियों के लिए क्या सुरक्षा किया। और जो लोग नहीं, उस पर आएंगे मनोज भाई, मनोज भाई, आप बहुत देर तक बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। मैं बहुत देर से क्या बोला गौरव भाई, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल मेरा जो था उस पर आप नहीं बोले, आपने सब कुछ बोला। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं कि बुरके में महिलाएं आ रही हैं, बोगस वोटिंग हो रही है, तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है? इस पर तो बोलिए आप। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना, देश का इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि कौन बुरके में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग, ये इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 19 तारीख को चुनाव हुआ और 11 दिन बाद उसने 28 तारीख को 6% वोट बढ़ा करके डेटा अपना शो किया। चुनाव आयोग से यह सवाल है कि आप बताओ, हमेशा जो वोटिंग था एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट दिखाए जाते थे, फिर आप नंबर पे चले गए। मैं बुरके पे बात कर रहा हूं भाई, आप बताइए। ये कह रहे हैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रही है बीजेपी, ये आप नहीं, आप उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे सवाल? बिल्कुल नहीं है। मैं जनता के पास जा रहा हूं। इन लोगों का दशरथ विलाप अब शुरू हो गया, क्योंकि हार के लिए कोई बहाना चाहिए, बहाना खोजने लगे। अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, मनोज बोलने दीजिए, आज तक कोई पूछा नहीं। देखिए, लोकतंत्र की बातें कर रहे थे, सुन लीजिए मनोज भाई, 1 to 1 आप बोले अभी, बीच में नहीं बोले वो। मनोज जी आप बोले, वो बीच में नहीं बोले। बोल सकता हूं, देखिए मेरा कहना है, नहीं बोल लेने दीजिए, मैं आता हूं। ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे तो हंसी आती है, लगता है शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अरे साहब, 75 में जिसके साथ खड़े हो, उसने इस मुल्क में आपातकाल लगा के लोकतंत्र अच्छा, एक मिनट रुकिए, आप 2 मिनट रुकिए। आप लोग तैयार हैं? आप बोलेंगे? बनारस वाले तैयार हैं? ये जो बुरके वाली बात कह रही बीजेपी, इस पे बोलेंगे आप लोग? खड़े होइए भैया, खड़े रुकिए। मैं मनोज भाई, एक जनता का व्यू, अब जनता का व्यू। किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए अगर पाकिस्तान में कोई मुस्लिम महिला जाए तो वहां डेस्क पर जाकर के अपने पासपोर्ट के साथ अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए इस जांच को किया जा रहा है तो इसमें क्या नाराजगी हो सकती है? कोई पहचानेंगे नहीं तो किसका मत कौन डाल गया, बाद में शिकायत होगी कि हमारा वोट। ठीक है, ठीक। और कौन बोलेगा भैया? खड़े होइए, खड़े होइए। देखिए, अगर बुरके का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उठाया है, तो ये वाकई सही सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग इस समय मालिक है और चुनाव आयोग ही चुनाव पे उठने वाले किसी सवालों का जवाब चुनाव आयोग देगा। तो बुरके में शक है कि इनके कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के गुंडे कहीं ना कहीं बुरके का उपयोग करके वोट को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इधर कोई बोलेगा? इधर भैया बोलिए, बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि बुरखे से प्रॉब्लम क्या, अगर कोई व्यक्ति बुरखे में गलत वोट दे के चला जा रहा है, उससे अच्छा है कि बुरखे में जो व्यक्ति है उसकी हम पड़ताल करके वोट दिलवाए। अगर बुरखे में इतनी प्रॉब्लम है तो भाई ठीक है, बुरखा ही बैन कर दिया। ठीक है, आप लोग खड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, उन्मादवादी हवा बांटिएगा? ये हिंदू, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई के झगड़े, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? तो भारतीय जनता पार्टी नौजवान रोजगार मांग रहा है। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। ठीक है, और कोई बोलेगा? इधर भैया खड़े होइए, भैया खड़े होइए। वाकई में भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है।
ये काम चुनाव आयोग का है, लोगों को पहचाना। आज तक लोग वोट देते आ रहे हैं, आज तक फर्जीगिरी नहीं हुई। पिछला चुनाव हुआ उसमें फर्जीगिरी नहीं हुई, आज वो फर्जीगिरी की बात कर रहे हैं। वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, एक और फिर मैं नेताओं के पास जाऊंगा। जल्दी भैया बोलिए। जी, यदि हमारी जो वोटर आईडी बनती है, यदि वोटर आईडी में हमारी फ़ोटो बुरके के साथ हो तो बेशक बुरका के साथ आप जाइए। हमारे आधार कार्ड पे फ़ोटो यदि बुरके के साथ हो तो आप बेशक बुरका के साथ जाइए। यदि किसी के मन में ऐसा प्रश्न आता है तो इसका निष्पक्ष जांच कोई महिला चुनाव आयोग की अधिकारी उसको करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी। ठीक है भाई मांझी जी, कैसे होगा इसका हल बताइए। आप तो थर्ड फ्रंट है ना आप एनडीए में ना इंडिया में, आप इस मांग का समर्थन करते हैं? हमारा बोलने दीजिए। हमारे प्रत्याशी अभी अतहर जमाल लारी जी हैं। उन्होंने 2 बार विधानसभा लड़ चुके, एक बार लोकसभा 2004 में लड़े थे और ये चौथी बार लड़ने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि इस समय जो स्थिति है यहाँ से, अगर मोदी जी को 2 बार लोगों ने, जनता ने प्रधानमंत्री बना चुका, आप बुरखे की बात कर रहे हैं, तब बुरखा उस पहनते चली आ रही हैं। घर के बाहर अगर वो जाएंगी बिना बुरखा का तो पति निकाल देगा उनका, तो कौन उनको जो है रखेगा ये बताइए? मोदी जी रखेंगे? नहीं, तो शंका का समाधान कैसे होगा मांझी जी? सोल्यूशन क्या है इसका? शंका जितना वोट फर्जी तरीके, मैं बूथ पर भी काम करता हूं, जितना वोट फर्जी तरीके भाजपा के लोग डालते हैं उतना वोट किसी दल के लोग नहीं डालते हैं। भैया अशोक जी जवाब दीजिए, आप लोग फर्जी वोट डालते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह का अब चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पे इनकी शंकाएं, ये वही लोग हैं जो बूथों को लूटने का काम करते थे। तब चुनाव आयोग ने बुलाया इन लोगों को, कहा कि जरा ईवीएम हैक करके दिखाइए, तो कोई नहीं गया। और उसके बाद जब चुनाव जहां ये जीतते हैं वहां कहते हैं लोकतंत्र की विजय हुई है, जहां हारते हैं कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है। अरे ये आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए ओवैसी जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। आपको खाली बुरके में ही दिक्कत आई, आपको घूंघट में दिक्कत नहीं दिखी? जो घूंघट, सुनिए मेरी बात, आपको मास्क में दिक्कत नहीं दिखी, घूंघट में दिक्कत नहीं दिखी, खाली आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं इसलिए बुरका रट रहे हैं। हम तो चाहते हैं सबकी जांच हो, एक मिनट बोलने दीजिए, बंद हो फर्जी वोट, चुनाव बोलने दीजिए, बंद होना, फर्जी वोट बंद होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पठान हो, ये जो सही मतदाता है वही मतदान करे। अनिल जी अब आपका टर्न। ओके, एक मिनट, अभी आप लोग बोलेंगे, फिर से मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। लेकिन अनिल जी सवाल ये है, क्या हल है आपके पास? इसका कोई तोड़ है? अगर ये उठा रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई बुरके में फर्जी मतदान हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि नहीं बुरके में मतदान हो बिना जांच किए? देखिए, एक प्रक्रिया है चुनाव की, और ये अधिकार प्रोसाइडिंग ऑफिसर को है, और वो करते हैं चेक आधार कार्ड से, और बुरका उठा के अंदर वो चेकिंग होता है। ये मुद्दा ही गलत उठा रहे हैं, केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। किसी का घूंघट और बुरका उठाने का अधिकार प्रोसाइडिंग अफसर को है, आधार कार्ड से वो मिलाता है और मिलाते हैं। आज तक चुनाव इसी आधार पर हुआ। मतलब आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान। यहाँ के लोग बोलेंगे ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भैया बोलेंगे आप लोग? भैया आप खड़े होइए, क्या ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उस आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं, सांप्रदायिक आधार पे। कौन? मोदी जी। ठीक है भैया बोलो। जब विपक्ष मुख्तार अंसारी को जी लगा के बात करता तब वो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। एक अपराधी को जी लगा के बोलना कहाँ का ये संविधान है? तब वो हिंदू मुसलमान बात नहीं करता है। अगर आज वो ये बात कह रहा तो वो मैं बेशक कह सकता हूँ जो विपक्ष है वो मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ठीक है बोलो भैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक लाइन याद आ रही कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी थी और दरवाजे पर लिखा हुआ था सच बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, ना नौजवानों को रोजगार। ठीक है बेटा आप बोलिए, आप बताओ बेटा, आप तो महिला हो कि ये जो बुरके वाली बात हो रही है इस पर आपकी क्या राय? सर मैं कहना चाहूँगी कि कहते एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अगर बुरखे में दिक्कत नहीं है तो उसकी चेकिंग हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? ये वही देश है जहाँ पे नीट के एग्जाम्स के लिए औरतों जो सुहागिन औरतें उनकी बिछुआ, पायल, नथिया, मंगलसूत्र तक निकाल लिया जाता है, और यहाँ पे बुरखे में इनको इतना दिक्कत है कि बुरखा मतलब सोशल मीडिया पे बिना बुरखे कैसे। भैया मनोज जी जवाब दीजिए अब।
ये बहुत तगड़ा सवाल पूछ लिया इस लड़की ने। देखिए बेटी का सवाल बहुत जायज है। हाँ। मैं सवाल से संबद्ध होता हूं और यही सवाल अशोक जी से पूछिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए कि आप तो कहते हो कि मैंने वार रुकवा दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार 18 पेपर लीक हो गए, नहीं रुकवा पाए। लगातार यही बेटियां, यही बच्चे जब अपने परीक्षा के दे के पेपर आते हैं तो दूसरे दिन पेपर लीक हो जाए। अब वो जो बात है ना कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। 10 साल में इस मुल्क का हुक्मरान इतना गिर गया है कि अब अपने किसी दायित्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य को बताने के बजाय अब लोगों को डरा और धमका रहा है कि अब आपकी भैंस खोल ली जाएगी, आपके बहन बेटियों का मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। इस नरेंद्र मोदी जी से इसी पूछा जाए कि जिस मां गंगा ने आपको बुलाया है, हाँ। नमामि गंगे के नाम पे 55,000 करोड़ रुपए का लूट किया भारतीय जनता पार्टी ने, जो गौ सेवा का डफली पीटते हैं और गौ हत्या करने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितना चंदा लेते हैं, 200 करोड़ का। तो ये दोहरे चरित्र के भैया ये जो बोल रहे हैं इस पर बोलेंगे आप लोग, चरित्र बोलेंगे पीछे पीछे। बोलिए खड़े होइए। एक मिनट मनोज जी सुनिए, आप लोगों से बोलिए। एक मिनट पट्टा डाले लोगों से, हमसे इस पे तो यहाँ तो कोई पट्टा नहीं है। कौन सा पट्टा है? यहाँ तो कोई पट्टा नहीं, जो आपके समर्थन में बोले उनका पट्टा हो गया। अरे क्या बात। देखिए मैं बीएचयू स्टूडेंट था, ये लोग सही बात पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज बनारस में 24 घंटे लाइट मिल रही है। पहले हम लोग होता था 10 बजे ऑफिस निकलते थे, मेरी परिवार दिन भर अंधेरे में रहती थी। आज सुबह से शाम तक लाइट रहती है, लाइट कभी जाती नहीं है। सड़क का सुविधा, इतना सुविधा यहाँ, इतनी बनारस बदल चुका है 10 सालों में, ये लोग को दिख ही नहीं रहा है। ठीक है भैया, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? आप खड़े हुए कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए भैया आप बोलिए। मनोज सिंह जी ने अभी कहा कि बीजेपी का पट्टा की बात की है इन्होंने। हमने कहा मैं ये कह रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी की पट्टा क्यों सर पे नहीं लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। ये पट्टा की बात कहाँ से आ गई? ये गर्व से मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा। ठीक है भैया, बोलो मैम, आप बोलिए। मैम देखिए, आप हिजाब पहन के आई हैं, ये बुरके वाली जो बात हो रही है कि बुरका चेक होना चाहिए, उस पर वोट जो डालने जाता है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी तक तो हमको ऐसा कुछ नहीं लगा कि चेक हुआ। हम भी बुरके में ही आते हैं, हम भी यहाँ बुरके में इलेक्शन देते हैं। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम हमेशा बुरके में हर काम किए। यहाँ तक हमने नामांकन भी बुरके में किया तो कोई नहीं खुला, तो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं तो बीजेपी कह रही है कि बुरके की जांच होनी चाहिए, उसमें बोगस वोटिंग होती होनी चाहिए ना, तो वहाँ होनी चाहिए ना जहाँ पे कुछ ऐसा उनको खतरा हो रहा होगा, इसलिए उन्होंने जांच होनी चाहिए। हाँ, वहाँ जांच होनी चाहिए। देखिए ये बोल रही है होनी चाहिए। भैया आप बोलिए, एक मिनट रुकिए। देखिए हमारे देश के पंत प्रधान लगातार 10 साल से अपने चुनावी कैरियर में और काशी के सांसद रहे हैं। क्या बीजेपी अपने हिंदू मुसलमान के नाम पे ही वोट मांगती रहेगी कि युवाओं के लिए रोजगार के बारे में भी बात करेगी? पिछली बार लगातार उन्होंने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करेंगे। पिछले 10 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दें, यानी पर साल के रेशियो के हिसाब से 7,000 या 70,000 रेशियो के हिसाब से आपने नौकरी दी है। क्या देश का युवा मंदिर में और मस्जिद में जाके नमाज और घंटा बजा के अपने देश का और अपने मुल्क का विकास करेगा? जवाब दीजिए अशोक जी, बहुत तीखा सवाल है और आपसे सवाल है सीधा। देखिए निश्चित तौर पे नहीं, हिंदू मुसलमान या रोजगार, किसको आप वरीयता देते हैं? देखिए हम रोजगार की बात करते हैं। अभी कह रहे थे। नहीं मनोज जी बोलने दीजिए। मनोज जी बोलने दीजिए। अरे मनोज जी जवाब आने दीजिए। अरे इतना बढ़िया सवाल पूछा, आप ही की लाइन का सवाल पूछा, जवाब तो आने दीजिए। कितनी बात जवाब आने दीजिए। नहीं जवाब आने दीजिए। आप सवाल तो करिए। अरे सवाल ही तो है, हिंदू मुसलमान या रोजगार, आप ही के लाइन का सवाल है। पर पूछिए। अरे तो बोलने तो दीजिए। अभी माइक उठाया, आप बोलने लगे, बोलिए जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान या रोजगार? समाजवादी पार्टी में यही तो गड़बड़ी है। रोजगार बताओ। ये बैरकों से इनके यहाँ नेता पैदा होते हैं। नहीं जवाब दीजिए। ये लोग नहीं ये दुर्भाग्यजनक। आराम से बैठे, बोलने दीजिए। मैं बताने का काम कर रहा हूँ। बैठे। अरे रुके मनोज रुके भैया, बैठिए आप लोग, बैठे। अरे रुको, इस देश में अशोक जी बोलेंगे। सुनिए, रोजगार की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे रोजगार में इजाफा हुआ है, पारदर्शिता के आधार ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। चुनाव में बात कर रहे हैं।
आप मंदिर और मस्जिद की अभी- बात कर रहे बिल्कुल हैं, नहीं, आप बुरके अभी- की बात कर रहे हैं, अभी पेपर आप लीक अपना की- विकास का ये- काम नहीं गिना रहे। अभी मनोज काका ने पेपर लीक की बात करो। पेपर लीक की बात की। पेपर लीक कर रहे थे अरविंद सेन यादव, एक मिनट, मैं मित्र तो सेन यादव का बेटा, आप क्यों सपा नहीं जेल संसद भेजिए? का अलग से सचिवालय चला रहे थे, गिरफ्तार हो गए। और सारे नकल रोजगार के कितना है माफिया, उसका आंकड़ा है, नकल के 10 माफिया साल में हमारे कितना रोजगार है लड़ाई पे उसका आंकड़ा है हैं। अशोक जी? जी कोई आंकड़ा है 10 साल में कितना रोजगार दिया? निश्चित तौर पे पारदर्शिता के आधार पर इन लोगों से हमने ज्यादा नौकरी देने का काम किया है, इसमें कोई कितना दो राय पुलिस नहीं भर्ती है। की है, कितना शिक्षक भर्ती की है, कितना प्रोफेसर निश्चित बना तौर है? पे अभी कितना शिक्षकों ग्राम की पंचायत मनोज भर्ती हुई है। मनोज भाई आप उनसे मत पूछिए, मुझसे शिक्षकों पूछिए, की मैं आऊंगा भर- आपके एक मिनट शिक्षकों की ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिए। शिक्षकों की भर्ती हुई है। हाँ, नौजवान नहीं आपका हो गया, आपका हो गया। एक मिनट इधर भैया, इधर भैया, इधर सेना भैया, में एक मिनट आपसे सवाल लेना चाहते हैं, बोलिए। नौकरी की बात भारतीय कर जनता रहे हैं। पार्टी- अशोक जी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी रोजगार के नाम पर न रह बोलती है, न महंगाई के नाम पर म बोलती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है और कुछ नहीं करती है। इस देश में सारे बेरोजगार हैं युवा, लेकिन इस देश में बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं। हमारी इधर कोई बोलेगा भैया, और कोई बोलेगा इधर? कि हमने हिंदू मुसलमान एक मिनट, नहीं अशोक जी अभी मत बोलिए, अभी बिल्कुल मत बोलिए, जब मैं बोलूंगा तब बोलिए। देखिए गौरव जी, लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान या एजुकेशन पे ये बात कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, दिल्ली के तंज पे गौरव भाटिया गए थे दिल्ली के इलेक्शन के स्कूल को देखने के लिए, और हमने भी चैलेंज किया था कि आप उत्तर प्रदेश में एक ही स्कूल ऐसा बता दीजिए जो दिल्ली के तंज पे एक अच्छा स्कूल। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ओके, मछोदरी स्मार्ट स्कूल, मैं इनके अखिलेश यादव को आमंत्रित करता हूं। हमारे दक्षिणी में मछोदरी स्मार्ट स्कूल बना हुआ है, जिसको देखने के लिए आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो? देखिए मछोदरी स्मार्ट स्कूल को कि पहले की अपेक्षा कितनी तरक्की कर गई है आज प्राथमिक विद्यालय। और मैं इनके रोजगार पे बोलना चाहता हूं, यही बनारस है जहां अमूल की फैक्ट्री लगाई गई है, जाके देखिए वहां कितने लोगों को रोजगार। ठीक है भैया, बोलो क्या बोल रहे हो? हर स्कूलों में गाय भैंस बांधी जाती थी, अब जाके स्कूलों में जाके देखें कितनी साफ सफाइयां हैं, वहां दूर दूर तक गाय भैंस नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है भैया, खड़े हो। देखिए हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, हमको चाहिए था राम मंदिर मिला, धारा 370 चाहिए वो हटा, प्लस मोदी जी के रहते कौन आदमी बेरोजगार बोल रहा है? कौन बेरोजगार है? किसको खाना नहीं मिल रहा है देश में? हर आदमी। मांझी जी कौन आदमी है जो भूखा है? कौन आदमी है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है? ये पूछ रहे हैं आपसे। बाबा साहब एक बोलने दीजिए उनको। देश आजादी के बाद बाबा साहब ने जो और भी लोग हैं, रुको। बाबा साहब ने जिस संविधान का अध्यक्षता किया था, वह संविधान बनाते समय, सौंपते समय उन्होंने कहा था कि अगर यह संविधान मैं बहुत बढ़िया सबके लिए बनाया हूँ, हिंदू के लिए बनाया हूँ, मुस्लिम के लिए बनाया हूँ, ईसाई के लिए बनाया हूँ, पंजाबी के लिए बनाया हूँ, भारत का ऐसा संविधान मैं रचना करके दे रहा हूँ। कहना क्या चाहते हैं आप? संविधान के विषय में जब आपने कहा कि मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं, तब मैं कह रहा हूं यह भारत एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कौन भूखा है, किसको रोजगार नहीं मिल रहा, तो आप उस पे आ ही नहीं रहे। अरे रोज अखबार में फांसी लोग लगा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, अखबार उठा करके आप देख लीजिए, आए दिन फांसी लगा रहे हैं, आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, रोज। अभी आज के 80 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी राशन देते हैं, उसमें कौन सा हिंदू मुसलमान चेक करके देते हैं? प्रधानमंत्री आवास देते हैं, कौन सा हिंदू मुसलमान चेक करके देते हैं? 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन देते हैं, किसकी चेकिंग होती है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? पिताजी की गद्दी हथियाए हुए अखिलेश यादव, जहां पहले जनता के पैसे से सफाई महोत्सव होता था, इंग्लैंड से बग्घी आती थी, आज फाका पड़ रहा है। और जहां लखनऊ में जिस दिन पिताजी से माइक छीने थे, चाचा को ढकेले थे, उस गद्दी को हथियाए हुए अखिलेश यादव आज लोकतंत्र की बात कर। मनोज जी कौन है भूखा? 80 करोड़ लोगों को तो राशन। अबे भैया बैठो, आ रहे हैं भाई, उनको बोलने दो, बैठिए अभी। मैं समझता हूं कि आप पढ़ते होंगे, इस देश में बेरोजगारी 45 सालों के सबसे अपने चरम पर है, और जो लोग वैभव विलासी हों, जो लोग बलात्कारी और व्यभिचारियों की मदद करते हों, जो लोग रेवंत जैसे लोगों के लिए प्रचार करते हों, तो वो वैभव विलासी और व्यभिचारियों को तो उनके दृष्टिकोण से सब अच्छा ही दिख रहा है।
उनके दृष्टिकोण से तो सब अच्छा ही दिख रहा है। एक मिनट 45 साल के सबसे इस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। मनोज भाई, मेरा सवाल सुनिए। आप ही बोलिएगा, आप ही बोलेंगे। मेरा सवाल सुनिए। रिपोर्ट है मेरा कि सवाल सुनिए। भुखमरी में हमारा पैमाना क्या है। बांग्लादेश नेपाल से भी खराब बदतर स्थिति में है। ठीक है, आप अभी गूगल करिए। ठीक है, 300 मिलियन पीपुल इस देश में रोज भूखे सो जाते हैं, लेकिन जिनके घर, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा आप ही से सवाल है। इतना सब कुछ आप बता रहे हैं, जब चंदा आता हो तो मेरा उनको क्या सवाल, दिखेगा? मेरा सवाल सुनिए। जाके मेरा सवाल सुनिए। सो का जाने पीर। अरे भैया मेरा सवाल सुनिए। जाके मेरा सवाल सुनो भैया। 2014, 2017, 2019, 2022 इन्हीं सब में 4 चुनाव हो गया। कौन जीत रहा है बताइए? फिर क्यों जीत रही बीजेपी? बीजेपी हमेशा झूठ, फरेब और अपने हर तरह के 4 बार झूठ बोल दिया। मुस्लिम वाले प्रोपोगंडा से जीत रही। आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं, बीजेपी की जब 303 सीट थी तो भी बीजेपी 67% उसके विपक्ष में वोट पड़ा था और 33-34% बीजेपी को पड़ा था। अरे भैया ये सारा वोट इस देश में नंबर मैटर करता है। नंबर के हिसाब से 4 चुनाव यूपी और लोकसभा मिलाकर नंबर ही बता रहा हूं। अरे आपको नंबर ही बता रहा हूं कि बीजेपी जब अपने प्रचंड बहुमत में थी तो भी 65% वोट विपक्ष को मिला था। आज वो इकट्ठा पड़ रहा। भारतीय जनता पार्टी हार रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं इनकी भी मैं हालात जानता हूं। क्या हालात है घर के माँ बाप और बहन बेटियों के। ये देखिए कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये तुरंत फकीर हो जाएंगे बेचारे। कुछ बोल रहे हैं अभी अभी माँ बहन बेटियां अपनी जिम्मेदारी के लिए। अच्छा सुनिए, ये बाबा जी, अंकल जी सुनिए। सकता कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। क्यों नहीं पे हुए? काम है मोदी जी का। काम किया मोदी? हाँ, मोदी जी ने काम किया है। क्या किया है? काम किया, देखिए रोड जाके देखिए। शासन प्रबंध किया है, मैनेज किया है। राम मंदिर बना, 3 तलाक। ठीक है भैया, क्या बोल रहे हैं? खड़े होइए नहीं, खड़े होइए। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे? बोलिए चल। कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है बनारस में। बनारस में शिक्षा के नाम पर एक काम बता दें। बनारस में बेरोजगारी के नाम पर कोई खाद्यान्न लगा हो तो उसको बता दें। 3 काम बनारस में गिना दें मोदी जी का। ठीक है, वो गिना रहे हैं, उधर गिना रहे हैं। भैया आप हो गया, पीछे वाले के पास जाऊंगा। नहीं, आपका हो गया, रुके पीछे वाले भैया आप बोलिए। जो नहीं बोल पाया उसी के पास जाऊंगा। लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। आज काशी का हर व्यक्ति, चाहे वो इतने निम्न स्तर के भी क्यों ना हो, 3 से 1,000 से 5,000 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है, जो 500 रुपये तक नहीं कमा पाते थे। ये मोदी जी का देन है कि यहाँ पे जो इतना विकास हुआ है, जो यहाँ अयोध्या, काशी और मथुरा हर जगह से विकास हुआ है। ठीक है भैया, खड़े हो। सपा कांग्रेस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पर किया। 26% मुस्लिमों को 31% हिस्सा दिया, उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम। बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे, फिर मैं आऊंगा दूसरे मेंबर पर। बोलिए। भाई मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी। एक मुंह से एक दिन ये बात करते हैं और दूसरे दिन फिर शुरू करते हैं हिंदू मुसलमान। फिर हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? ये किस आधार पे करते हैं? देश को बांटने की बात क्यों करते हैं? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और सबको लड़ाने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की जगह बात करेंगे तो आपस में भाई भाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो बांटने की कोशिश है देश को अपने। मैं इधर तक दोनों तरफ आऊंगा। मैम आप बोलिए, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी या सबको लड़ा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास कहा है उन्होंने, तो कर रहे हैं। इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या उज्ज्वला योजना मुस्लिम ने नहीं लिया है? क्या हिंदू नहीं लिया है? क्या आवास योजना मुस्लिमों ने नहीं लिया है? क्या खाली हिंदू ने लिया है? ऐसा कुछ नहीं। जितनी योजनाएं हैं सारी योजनाएं हिंदू मुसलमान, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो ये नहीं देखते हैं ये राशन का। सबसे पहले उन्होंने मुखिया बनाया महिलाओं को, ठीक ना? तो ठीक है, हिंदू ये बताइए, सबका साथ सबका विकास है, सबको लड़ा रहे हैं। बताइए कोई बोलेगा? बोलिए। मनोज काका से मुझे एक जवाब दीजिए कि क्या इनके नेता अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं? उस पीडीए में मेरा नाम श्रीपति मिश्रा, मैं आता हूं या नहीं आता हूं? यहाँ कांग्रेस का अनिल श्रीवास्तव है, वो आते हैं कि नहीं आते हैं? यहाँ इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी अजय राय, वो इस पीडीए में आता है कि नहीं आता है? इस बात को मुझे मनोज काका आने का मतलब ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं। ये क्या बांट रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ईडीए पीडीए सीडीए डीडीए बना के क्या कर रहे हैं? इनसे बताइए कि क्या पीडीए में अजय राय है कि नहीं है? ठीक है, मनोज जी जवाब देंगे इसका। लेकिन बेटा इधर कोई और बोलेगा? भैया आप बोलिए, आप नहीं बोल पाए बहुत, आप बताइए। सबका साथ सबका विकास हो रहा है या सबको लड़ाया जा? हम कुछ और पूछना चाह रहे हैं।
हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहे हैं, इनके शीर्ष नेता जो राहुल गांधी हैं हर सभा में संविधान दिखा के कहते हैं कि इसको फाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने और कब कहा था कि फाड़ करके फेंक दिया जाएगा या जला दिया जाएगा? ये बहुत ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, दो सवाल आए हैं, मैं चाहता हूं दोनों सवाल के जवाब आ जाएं। पहले मनोज जी, पीडीए में आ रहे हैं या मिश्रा जी की नहीं आ रहे हैं? ये मिश्रा जी के सवाल से मैं बहुत अभिभूत हुआ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नफरत वाले लोगों में से एक हमारे साथी ने अच्छा सवाल किया। उस साथी का जवाब यह है कि अगर वो जनेश्वर मिश्रा की तरह, अगर वो बृजभूषण तिवारी की तरह संविधान, लोकतंत्र, समता और बंधुत्व को मानता है तो वो हमारे में आता है। अगर वो गोलवरकर की तरह नफरत फैलाता है, नाथूराम गोडसे को पूछता है तो कतई नहीं आता है, कतई नहीं आता है, कतई नहीं आता है। उसका सीधा जवाब ये है। क्या बोल रहे हो? क्या ये जवाब नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी के इस विजन पे, इस मंत्र पे मनोज सिंह काका भी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में। लेकिन क्या इनके पीडीए में, सीडीए में, डीडीए में मैं आता हूँ, आप आते हैं? बोलिए मनोज जी। अब ये साथी से मैं क्या बोलूं, नरेंद्र मोदी के संवाद में ये भी नहीं आते। नरेंद्र मोदी इस देश में दो व्यक्तियों के लिए सिर्फ काम करते हैं और ये पूरा मुल्क जानता है। अगर उन दो व्यक्तियों के लिए काम नहीं करते तो इस देश का जो कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया था, 55 लाख करोड़ रुपया था गौरव जी, वो आज 205 लाख करोड़ रुपया हो गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक ने यह रिपोर्ट दिया है कि भारत के ऊपर उसके जीडीपी के समकक्ष कर्जे हैं, देश दिवालिया होने वाला। ये नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से सवाल है कि जब आप झोला लेकर चले जाएंगे तो वो कर्जा जो देश। जवाब दीजिए अशोक जी, जवाब दीजिए अशोक जी। ओके मनोज भाई जवाब, अशोक जी जवाब। पहली बात, हमने जो भी योजनाएं लागी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, चाहे आयुष्मान योजना हो, जनधन योजना हो, गरीबों को मकान है। 70 साल में ये लोग इज्जत घर नहीं दे पाए थे, शौचालय नहीं दे पाए थे, महिलाएं खुले में शौच जाती थी। इज्जत का मतलब खाली 10 जन। अरे तो फिर एक बात बताइए, आपके नेता, सुनिए अशोक जी सवाल सुनिए, फिर ये गिरिराज सिंह क्यों कह रहे हैं सनातनियों जाग जाओ? कौन से सनातनी को जगा रहे हैं आप? सनातनी नहीं है, मनोज सनातनी नहीं है, अनिल सनातनी नहीं है। इसलिए कि स्टालिन कहता है कि हम सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और राम गोपाल यादव कहते हैं कौन राम मंदिर, और जयराम रमेश कहते हैं कि राम मंदिर से अच्छा तो मुझे शौचालय लगता नहीं। तो इन लोगों के नहीं अशोक भाई, इन लोगों के 3 बयान से, एक मिनट अशोक भाई इन लोगों, सुनिए अशोक जी, इन लोगों के 3 बयान से सनातन, अरे सुनिए मेरी बात, इन 3 लोगों के बयान से सनातन इतना कमजोर है कि सनातन खतरे में आ जाएगा केवल 3 बयान से। प्रयास तो करते हैं। सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कौन करता है, और कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देता है कि राम सीता वास्तविक पात्र ही नहीं थे? कौन है जो सैकड़ों वकील खड़ा कर? अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ जनता से पूछ लेते हैं, भैया बताओ क्या कहना है? मनोज भी आए हैं और अनिल श्रीवास्तव भी आए हैं, और दोनों लोग लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े हैं लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात होगी, अभी सनातन पर बात हुआ। तो सनातन में मैं घेरना चाहूँगा कि यदि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने को सनातनी मानती है, फिर राम मंदिर में दर्शन जाने से परहेज क्यों था? कांग्रेस के नेता तो गए कुछ, कांग्रेस नहीं, मैं शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी को राम मंदिर दर्शन में परहेज क्यों था? अच्छा 2 सवाल आ गए अशोक जी, अनिल जी। एक तो कि संविधान फाड़ने की बात किस बीजेपी नेता ने कह दी, और ये सवाल बार बार आता है, हम लोग पूछ चुके हैं, लेकिन जनता की केवल संतुष्टि के लिए बता दीजिए कि शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं गया? देखिए पहले, अरे रुके पहले सवाल का जो हमारे भाई ने कहा कि किस नेता ने कहा, अनंत हेगड़े जो इनके सांसद थे उन्होंने कहा हमको 400 हमको इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा राजस्थान में चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा सांसद की प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि हमको संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। लल्लू सिंह नहीं, वो पूछ रहे हैं किसने कहा संविधान फाड़ देंगे, किसने कहा? नहीं, संविधान बदलना मतलब फाड़ना ही हुआ ना। सुन लीजिए भैया, अगर संविधान फाड़ना हुआ, अगर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं तो फाड़ना ही हुआ। तो एक मिनट बैठो। और दूसरा सवाल क्या बोल रहे हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ, अनिल चाचा से सवाल है हमारा।
अनिल चाचा से। अनिल चाचा से जानते हो क्या इनको? नहीं, मैं वो कांग्रेस के जो हैं प्रवक्ता, जो भी हम, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। मैं ये सवाल उनको है कि उनको जो बनारस आए थे उनके राहुल गांधी जी, तो कौन सा हमारे बनारसी भाइयों ने, उनको नौजवानों ने पियाक समझ में आया कि जो बनारस को कह दिए कि सब युवाओं पियाक हैं? ये सवाल बताइए कि कौन सा युवाओं उनको पियाने गए थे? ठीक है, एक मिनट। अखिलेश यादव को आपने बयान सुना था कि मैं ऐसे क्या कहते भाई, चिरकुट नेताओं से बात नहीं करता। तो उस चिरकुट नेता के लिए काशी आएंगे कि नहीं आएंगे पीडीए? ठीक है, और इधर कोई बोलेगा? भैया आप, बेटा आप खड़े हो, 1 मिनट रुको। फाड़ने की बात ही क्यों की गई? संशोधन भी तो कोई शब्द होता है ना, फाड़ने की बात क्यों कह गई संविधान की? ठीक है, संशोधन तो कई हो चुके हैं भैया, जो नहीं बोला है वो बोले, आप लोग बोल चुके हैं। भैया आप बोलिए। जी, दरअसल बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम बांटने की बात, आप लोग भी कर रहे हैं, बांटा जा रहा है। एक कांग्रेस के हैं सैम पित्रोदा, वो हिंदुस्तानियों को नस्ल के हिसाब से बांट रहे हैं। तो इस बांटने, छाटने और काटने से अब इसकी बात को खत्म की जाए। बहुत बढ़िया बात। पीछे और कोई बोलेगा? बांटने, छाटने, काटने की बात खत्म की जाए। इधर आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, आज भी वही रोटी कपड़ा मकान। अरे और भी समस्याएं हैं। बिल्कुल समस्याएं हैं। भैया खड़े हो, क्या बोल रहे हो? जल्दी। भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान की बात करती है और हमें याद आ रहा है कि हाथरस की बिटिया को रात को 2 बजे जला दिया जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी का जमीर तब जिंदा नहीं होता है योगी सरकार का। कुलदीप सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वो बेटी के पिता की हत्या करा देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आपका जमीर तब रुकिए, क्या करें? जब वर्तमान सरकार के मंत्री नाबालिग से रेप किए थे तो सरकार कहाँ थी? अखिलेश यादव कहाँ थे? क्यों नहीं? ठीक है भैया, जवाब दीजिए। आप अनिल जी जवाब दीजिए। जवाब देते रहिए। गौरव जी, विकास के ऊपर बात करिए। बीएचयू कैंपस के अंदर बाहर से पढ़ने आई हुई बालिका के साथ जो बलात्कार करने वाले 3 लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे और उनके ऊपर मोदी जी कुछ नहीं बोले। जेल में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे छोड़िए, इसी नोट पे देखिए, समय खत्म हो चुका है। हम कोशिश कर रहे थे कि बनारस के, काशी के लोगों की बात हम समझ सकें। बहुत शुक्रिया भैया, एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। बहुत अच्छा बोले आप लोग। हमारे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आए, जुड़े, बहुत अच्छा बोले आप लोग। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू।